बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। आज हम 18वें दिन में दाखिल हो चुके हैं जहां पे मशरिक़ वस्ता के अंदर जंग जारी है, जहां पे अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पे हमले जारी है और ईरान की जवाबी कार्रवाइयाँ भी आज के दिन भी जारी रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो मेरे पास सबसे बड़ी खबर वो ये भी है कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई ने अमेरिका के साथ कशीदगी कम करने की दो ममालिक की ये सालिसी का जो किरदार अदा करने की तजावीज़ है उनको मुस्तरद किया है। इससे ये अंडरस्टैंड करने को मिलता है कि इस वक्त ईरान की तरफ से ये तो वाज़े कर दिया गया कि हम डायलॉग के लिए अब नहीं आएंगे, और उसमें उन्होंने कहा भी, बल्कि जो इनकी मीटिंग हुई है फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन करने के लिए, उसमें उन्होंने बज़ाहिर ये दो ममालिक का जो रोल है उसको उन्होंने माजरत की और उन्होंने ये कहा कि इसमें अभी ये वक्त नहीं रहा कि हम डायलॉग करें, अब ये वो वक्त आ चुका है जहाँ पे हमारे दुश्मन को यानी कि अमेरिका और इसराइल को सबक सिखाया जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं इजरायली मीडिया की, इजरायली हुकाम की बात करूँ तो वो तो बहुत बड़े दावे कर रहे हैं। उन्होंने आज जो इजरायली हुकाम की तरफ से दावा किया गया वो ये कह रहे हैं कि ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ हैं अली लारजानी, उनको कत्ल किया गया। अच्छा, साथ ही वो दीगर भी अहम लीडरान की उनको मारने की खबरें सामने आ रही हैं। वो अलग बात है कि उसकी ईरान की तरफ से अभी कोई तस्दीक या तरदीद नहीं हुई है। सो वी हैव टू वेट एंड सी कि जो इस वक्त इजराइल की तरफ से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, खासतौर पे लीडरशिप को डीकैपिटेट करने की, वो किस हद तक कामयाब हो रही हैं, क्योंकि माजी में तो पहले 24 घंटे के अंदर ही डीकैपिटेशन हमने एक मैसिव लेवल पे देखी थी ईरान के अंदर बाय इजराइल एंड अमेरिका। तो ये तो कशीदगी हमें इस वक्त इस खत्ते में बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसके असरात पूरे दुनिया में फैलते चले जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप जैसा जो प्रेसिडेंट है उसको दीगर ममालिक को ये कॉल आउट करना पड़ रहा है कि आप आएँ और आके अपने वॉरशिप्स भेज के यहाँ पे ये मामला हल करें, और उसके रिएक्शन में फिर जो दीगर ममालिक की तरफ से जवाब आया, उन्होंने स्ट्रेट अप नो कर दिया कि हम नहीं आ रहे, इस जंग में हम मजीद कूद नहीं रहे। यानी कि इस वक्त हमें यूएस एक तरह से आइसोलेट होते हुए नजर आ रहा है। सो वी हैव टू टॉक अबाउट दैट प्रोग्राम में। और दूसरा हम लोग एक बात करेंगे कि इस खित्ते के अलावा पाकिस्तान में पर्टिकुलरली पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इस जंग के क्या असरात होने जा रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जंग जारी है उसमें एक ये चूंकि ज़माना ही ऐसे जहाँ पे नैरेटिव वॉर होती है और नैरेटिव जो विन कर लेता है वो विन कर लेता है। तो पाकिस्तान की जो जंग हो रही है उसमें हमें अफगानियों की तरफ से बहुत ही, या अफगान हुकूमत की तरफ से एक नैरेटिव नजर आ रहा है जहाँ पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ने यह वाजे कर दिया कि पाकिस्तान ने कोई भी सिविलियन टारगेट जो है वो तो टारगेट ही नहीं है पाकिस्तान का। उन्होंने जो रिहैबिलिटेशन सेंटर का अफगानिस्तान की तरफ से आया कि हमें रिहैबिलिटेशन सेंटर को टारगेट किया गया, उसमें पाकिस्तान ने वाजे कर दिया कि वो रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है बल्कि वो ट्रेनिंग कैंप था, तो उसको पाकिस्तान ने टारगेट किया, दहशतगर्दों को ही टारगेट किया। तो ये मेरे टॉपिक्स हैं आज के प्रोग्राम के, डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया साले जाफिर साहब ने, साथ ही मुझे चंबर जैदी, साथ मुझे ज्वाइन करें इफ्तिखार शिराजी साहब, और जूम पे मुझे ज्वाइन करें परवेज संदेला साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शिराजी साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ, मुझे ये बताइएगा कि जो जंग इस वक्त मशरिक़ वस्ता में जारी और जो ईरान, इजराइल और अमरीका, ये जंग आज 18वें दिन में दाखिल हो चुके हैं, हमने क्या एंटिसिपेट किया था और अभी आइंदा आने वाले दिनों के लिए हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखें, पूरी दुनिया की जो एंटिसिपेशन थी उसके तो अंदाज़े बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए। एक शख्स था जिसका अंदाज़ा बिल्कुल ही गलत साबित हुआ और वो है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब। उनका ख्याल ये था कि शायद इस बार उनकी बड़ी तगड़ी तैयारी है और ये जंग 12 रोज़ भी नहीं चलेगी जो गुज़श्ता साल चली थी, और उससे पहले इसको निपटा दिया जाएगा। और मेरा ख्याल था कि उनके ख्याल में एक हफ़्ते के अंदर अंदर ईरान का मामला निपटा दिया जाएगा। और आपने देखा कि पहले मरहले में उनकी जो टॉप लीडरशिप थी, उनके जो स्पिरिचुअल लीडर थे, उनको गोया के मारा गया, और ख़्याल ये था कि फिर ईरान के अंदर से अपराइजिंग आएगी और फिर ईरान फॉल कर जाएगा। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप जैसे कह रही हैं कि आज 18वां रोज़ है और अब तो मैं लगता है कि जो ईरान की जानिब से क्लेम्स किए जा रहे हैं कि वो इस जंग को कम अज़ कम 6 माह तक आगे लेके जा सकते हैं। और फिर जो आपके इब्तदाइया जिसमें आप बात कर रही हैं कि इससे तो आलमी मईशत बुरी तरह मुतासिर हो रही है, गोया कि ख़ुद अब दुनिया सवाल कर रही है ट्रंप साहब से कि आपका प्लान क्या था। ये बात तो छोड़ देना कि इस जंग की लेजिटिमेसी के ऊपर बहुत बड़े सवालात उठ रहे हैं। ना तो आपने कांग्रेस से अप्रूवल ली है, ना यूएन का कोई आपके पास मैंडेट है, ना आपने अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के एतमाद में लिया, और आप इतनी जंग में कूद पड़े हैं। अब आप दुहाइयाँ दे रहे हैं, कभी आप जापान से कह रहे हैं, कभी आप चाइना से कह रहे हैं, तो कभी आप फ्रांस से कह रहे हैं, कभी जर्मनी से कह रहे हैं, तो कभी ब्रिटेन से कह रहे हैं कि आप अपने बेड़े भेजें। तो मेरा ख्याल में जिस जंग के ऊपर बहुत बड़े सवालात पहले उठ रहे हैं, अब उसमें तो कोई ट्रंप साहब को हेल्प आउट करने आ नहीं रहा। और अब ख़बरें यही सामने आ रही हैं कि वो जो इंटरसेप्टर्स थे कि अब बहुत ज़ाहिर सी बात है कॉस्टली बिजनेस है, और कहा जैसे जा रहा है कि इस जंग में अमेरिका और इजराइल को $1 बिलियन रोज़ के खर्च करने पड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चीज़ें अब आगे बढ़ पाएंगी। मुश्किल सूरत हाल है
और इस सूरत हाल में मुझे लगता है कि इस वक्त जो ईरान सालसी की जितनी भी पेशकशें उनको मुस्तरद कर रहा है, मेरा ख्याल में अब वो सीज़ फायर की तरफ जाएंगे भी सही तो अपनी टर्म्स पे जाएंगे और मेरा ख्याल में टर्म्स डिक्टेट करवाने की तरफ अब जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा कंबर, शराजी साहब की राय के मुताबिक ये चीज़ें ज़्यादा प्रोलॉन्ग करती हुई उनको नज़र नहीं आ रही, लेकिन मेरा शायद ये मानना है कि ये प्रोलॉन्ग कर भी सकती हैं क्योंकि अगर बयानात देखे जाएं तो सितंबर तक की तैयारियां की जा रही हैं। व्हाट डू यू बिलीव, ये जा सकते हैं सितंबर तक? और अगर लेट्स से खुदा न खास्ता ये अगर मजीद एस्केलेट करती है और ये जंग और ये सारे मामला, तो उसमें ईरान की कैपेसिटी क्या है? ईरान इसको कितना रिटालिएशन अपनी जो उसको बरकरार रख सकता है? थैंक यू निम्रा। जो पहली बात ये है कि ये जंग कितनी आगे स्ट्रेच आउट होगी, ये डिपेंड करता है कि कब तक दोनों जो ममालिक है, एक तो इंटरसेप्टर्स का मुकाबला है, जो मिसाइल्स दागे जा रहे हैं ईरान की जानिब से, ईरान के पास स्टॉक पाइल कितना है, और जो अरब कंट्रीज़ हैं या फिर इसराइल है उनके इंटरसेप्टर्स की तादाद क्या है। तो मेरा ख्याल से जांचने का सबसे बड़ा पैमाना यही है कि जब जिसके पास ज़्यादा हथियार मौजूद हैं, असला मौजूद है, और जब तक के लिए वो असला मौजूद है उस टाइम तक जंग चलती रहेगी। एज ऑफ नाउ जिस तरह से शराजी साहब ने भी कहा कि कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि ये जंग रुक जाएगी, और उसकी वाज़ेह वजूहात ये हैं कि ईरान इस टाइम पे बैनुल-अक़वामी जरीदों के मुताबिक, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, ईरान इस जंग पे एक अपर एज पे मौजूद है और उसकी वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं। यूएस ने ये जंग शुरू कर ली लेकिन कोई प्लान नहीं था। कल खुद मैं हैरान हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की मैं तकरीर सुन रहा था जिसमें वो कहते हैं कि मैं शौक हो गया कि जब मैंने देखा कि गल्फ कंट्रीज पे ईरान ने अटैक कर दिया है। मतलब ईरान के पास ये प्लान पहले से मौजूद था कि उसने क्या करना है, लेकिन ईरान पर जो हमला करने जा रहा है यूएस, और जो समझ रहा था कि शायद 12 दिन की जंग जो है वो इनफ होगी, पहले भी 12 दिन लगे थे, लेकिन वो 12 दिन में भी जो इसराइल है उसने कॉल आउट किया था ईरान को कि वो सीज फायर करे। तो बड़ी मिस कैलकुलेटेड ये जो है मूव की गई है यूएस की जानिब से, और इससे उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें किस हद तक तबाह होकर रह गई है कि वो ममालिक जिन पर जो यूएस है वो एक क्लेम करता था कि अपर एज पे है, उनको क्लेम करता था कि ये तो मातहत ममालिक हैं, इनकी तो सिक्योरिटी हम कर रहे हैं, वो एक एक करके यूएस को जवाब दिए जा रहे हैं। और वो यूएस, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की अपनी स्टेटमेंट देख लें कितना तजाद है। वो कहते हैं कि हमारे पास माइटी नेवी फोर्स है, माइटी एयर फोर्स है, हमने उनके जो है वो नेवी को तबाह कर दिया, उनकी लैंड फोर्सेस को तबाह कर दिया, उनके मिसाइल स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। तो फिर किस लिए आप ये जंग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कितनी लंबी आपने ये जंग करनी है? आपके दावों के बरअक्स आप अपनी उसमें खुद कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं हम खुलवा सके, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि कल मैं वाशिंगटन पोस्ट की जब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें बताया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के किए गए दावे और फिर उन्हीं की खुद ही से तरदीद उन दावों की। तो ये बताती है कि यूएस जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कहां पे स्टैंड करिए इस टाइम आइसोलेट होता हुआ नजर आ रहा है, और उसकी बड़ी वाज़ेह वजूहात हैं कि यूएस ने मिस कैलकुलेशन किया है जंग, और ये जो मिस कैलकुलेशंस हैं कंबर, नेतन्याहू का जी, और ये जो मिस कैलकुलेशंस है, साले साहब आपकी तरफ भी बढ़ूंगी। सबसे पहले तो लीडरशिप की डीकैपिटेशन, शायद ये तसव्वुर किया गया था कि जब लीडरशिप नहीं होगी तो ईरान फॉल कर जाएगा। दूसरी ये कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसका कंप्लीट कंट्रोल नहीं आ सकता है ईरान के पास, उसके ऊपर भी ये शायद ये एंटिसिपेट नहीं किया था अमेरिका ने। फिर उसके बाद रिटेलिएशन की, जब लीडरशिप नहीं होगी तो रिटेलिएशन ही नहीं कर पाएगी आईआरजीसी का, तो शायद उसको भी मिसकैलकुलेशन में ही लेके आए। और साथ ही रिजीम चेंज के अगर इस तरह से लीडरशिप नहीं होगी, आवाम के अंदर या सिविल वॉर का खदशा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उसके नतीजे में रिजीम चेंज कर लिया जाएगा और ये यूएस और इजराइल की कामयाबी होगी। क्या ये सारी मिसकैलकुलेशंस जो हैं अब ये साबित करती हैं कि अपर एंड पर जो है वो हमें ईरान ही नजर आ रहा है? गुजारिश ये है जी कि इस जंग के बारे में जो इस वक्त ग्राउंड पे जो वाक़यात हो रहे हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उनके बारे में तो दिन रात हमारे पास मालूमात आती रहती हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए, हमें सोचना होगा कि जंग हुई क्यों है। ये जंग दरअसल दो नज़रियात की जंग है, दो मजहबी फ़िक्र जो हैं उनके दरमियान जंग है। उनमें एक को फॉलो कर रहा है ईसाईयत और दूसरे को फॉलो कर रहा है यहूदियत। ये इस्लाम को उसने खुद लपेट में लिया है। ये वो ईसाईयत को तबाह करने की ख्वाहिश थी जो यहूदियों में पाई जाती थी। अच्छा। और ये उनकी जो ख्वाहिश है उसमें इस्लाम भी एक ततिमे के तौर पर उनका हदफ है। और ये पिछले कम से कम 40-50 साल से, जब से ये इजराइल की हुकूमत, ख़ास तौर पे जब से नेतन्याहू के लोग इक़्तिदार में आए हैं ये साथी, तो ये लगे हुए थे। तो उनको बड़ी मुश्किल से
बड़ी मुश्किल से इनको एक ऐसा शख्स मिल गया जो उनका आलाकार बन गया, और वो था अमेरिका का सदर ट्रंप। इससे पहले सदर बारक ओबामा भी इन्होंने कोशिश की। बारक ओबामा सियासतदान था, सोबर आदमी था, और मैं समझता हूँ कि उस शख्स ने बड़ी अक्लमंदी की। उसने ईरान के साथ समझौता कर लिया, और बजाय इसके कि ईरान के ऊपर वो हमला करता, उन्होंने उसके साथ उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। उसके बाद उन्होंने जो बाइडन के दौर में भी कोशिश की, और फिर ये कोशिश उनकी कामयाब हुई जब ये ट्रंप आया। तो ट्रंप मेरी दानिश के मुताबिक पाकिस्तान, अमेरिका, दुनिया किसी मुल्क में इससे ज़्यादा बेवकूफ़, इससे ज़्यादा अहमक किसी मुल्क का सरबराह नहीं हो सकता। ये उनके ट्रैप में आ गया। और आपने गौर किया होगा कि जब अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे थे, और ये आखिरी मरहले के जो मुज़ाकरात हुए, तो उसके ऊपर शाम को ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो मीडिएट कर रहे थे, उन्होंने ऐलान किया कि ईरान और अमेरिका एक मुआहदे पर पहुंच चुके हैं। ये ऐलान रात को होता है, और सुबह होने से पहले पहले इजराइल की तरफ से ऐलान आ गया कि हमने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान को तबाह करने का जो प्रोग्राम था इजराइल का, वो नाकाम हो रहा था। तो चुनाचे उन्होंने हमला कर दिया, और उसके बाद उनका जो अमेरिका के साथ एग्रीमेंट था, उसके तहत ट्रंप ने अपनी फौजें जो पहले ही वहाँ जमा कर रखी थी, उसके ज़रिए से ईरान पे हमला किया। अब मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ये अंदाज़ों की मुकम्मल शिकस्त है। ये अमेरिका की शिकस्त नहीं, अंदाज़ों की भी शिकस्त है। अमेरिका का ये ख्याल था कि ईरान पहले दिन, दूसरे दिन, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे दिन हथियार डाल देगा, हमारा कब्ज़ा हो जाएगा। लेकिन वो तो इस दुनिया हैरान हो गई है कि ईरान ने ये साबित किया है कि जब इरादा हो, अज़म हो, तो फिर ये असला और ये हथियार और गोला बारूद जो है ये फैसला नहीं कर सकते। ठीक है सर। अच्छा संदेला साहब, आपकी तरफ आऊंगी। इस वक्त माइंस बचने की जो बात है ना, वो गर्दिश कर रही है। अब अमेरिका की तरफ से कहा गया कि अगर इस तरह का कुछ होता है तो हम तो हार्डर स्ट्राइक करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इस पर बयानात भी मौजूद हैं, जबकि IRGC ने कहा कि आप करीब तो आके देखें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के आपको बता देंगे। यानी कि ये दोनों तरफ से हार्डर स्टांस ही हमें देखने को नजर आता है। व्हाट डू यू बिलीव, ये कितना प्रैक्टिकल है माइंस का होना, और क्या ये आपको लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है ईरान के लिए उसको बचाना, और अगर होता है कुछ इस तरह का तो उस पर फिर क्या रद्द-ए-अमल आएगा? लेकिन सबसे पहले तो कि ईरान, हमें ये देखना चाहिए कि जो जंग है ना, ये एक दिन की जंग नहीं है। पिछले 40 साल से अगर देखा जाए तो ईरान इस जंग की तैयारी कर रहा था। तो ईरान अगर 6 महीने जंग करने की बात कर रहा है तो ईरान प्रैक्टिकली ये काम कर सकता है। देखें, ईरान को तो पहले ही दुनिया ने एक साइड पे लगाया हुआ है। आपने दुनिया हर चीज़ का तो बाइकआउट किया हुआ है। तो ईरान तो पहले ही अपने सोर्सेज से अपने मामला चला रहा है। और जहाँ तक उसके जो साइलेंट पार्टनर है ना, जो बोल नहीं रहे, जो सामने नहीं आ रहे हैं, वो उसके साथ खड़े हैं। ये हमें तो जो बड़ी वाज़ेह बात है ना कि ईरान, सिर्फ ईरान अपनी बेस पे नहीं, लेकिन जो उसके साइलेंट पार्टनर है उसके साथ खड़े हैं। और अगर वो कोई ऐसी माइंड बिछाता है तो बिल्कुल बिछा सकता है, क्योंकि उसकी एक एक चीज़ की तैयारी है। देखें, इस वक्त जो ट्रंप है ना, उस पर एक बहुत बड़ा प्रेशर है। पूरी दुनिया में उसके साथ कोई एक कंट्री खड़ा नहीं हुआ। आप ये देखें कि उसको अपने घर से भी मुखालफत आएगी। जो सबसे बड़ा इत्तेहादी ब्रिटेन था, इराक जंग में देखें कि पूरी इराक जंग लड़ी ही ब्रिटेन ने थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो इस जंग में नहीं आएंगे। पूरे का पूरा जो EU है वो बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवा रहा। स्पेन के सदर ने कहा जी जाती है, इसमें से सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस जंग में हम कूद सकें। और सबसे बड़ा जो प्रेशर है वो है सऊदी अरब और GCC की जो रियासतें हैं। अब ये देखें, ये जो गल्फ की रियासतें हैं, ये तो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते। इनका काम कारोबार किस चीज पे है? एतमाद है और टूरिस्टों पे है। एतमाद से वो अपनी वहां पे सरमायाकारी लेके आते हैं, और टूरिस्ट उनके वहां पे आ रहे हैं तो उनका काम चल रहा है। और अगर ये नहीं आएंगे, जो कि नहीं जा रहे, आपको पता है कि 92,000 ओनली ब्रिटेन जो है वो इन रियासतों से निकले हैं। इसी तरह 40-50 हज़ार जो अमेरिकन निकल गए हैं। बाकी कंट्री को निकाल के वहां पे रह गए हैं पाकिस्तानी, बंगाली और इंडियन। तो वो तो मईशत नहीं चलाएंगे उनकी। तो उस तरफ से बड़ा प्रेशर है, और दूसरी तरफ से सऊदी अरब ये जंग किसी भी तरह से लंबी अफोर्ड नहीं कर सकते ना। अब देखें कि जैसे जैसे अगर ईरान पे बमबारी कर रहा है, या जैसे जैसे ईरान को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ईरान क्या करेगा? ईरान उसके बदले उसको जहां जहां तक उसकी रेंज है। और दूसरी बड़ी बात जो नहीं भूलनी चाहिए, देखें, इसराइल के अंदर की रिपोर्ट्स आप तक नहीं पहुंच रही, लेकिन अगर वहां से कोई बंदा निकला है, जैसे कुछ इंडियन निकले हैं, जैसे कुछ रिपोर्टर्स है, वो वहां पे रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहां पर बड़ी तबाही है। सबसे बड़ी बात है, जो उनका लीडर है वो हमें और आपको नजर नहीं आ रहा।
अब सो कॉल्ड कहा जा रहा है कि एआई वीडियो से बनाकर बताया जा रहा है कि वो बंदा है, वो कोई मीटिंग नहीं अटेंड कर रहा, वो किसी दूसरे सरबराह ने मुमलकत को कॉल नहीं कर रहा, हालांकि आपको पता है वो कितना नेतन्याहू कितना एक्टिव होता था। Yes. तो ये तमाम चीजें अगर देखी जाए तो अमेरिका जो है इस वक्त वो 2080 पे है कि अगर 80% विन कर रहा है ईरान, देखिए ना ईरान बात नहीं करना चाह रहा, हालांकि अगर ईरान का लॉस हो रहा है या ईरान को तो बात करनी चाहिए, अगर हम बात नहीं करेंगे वो तो हम इनको भागता सबक हुआ है। सिखाएंगे, हम इनको बता देंगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो अमेरिका है, जो ट्रंप है, वो काफी मुश्किल में है और ईरानी अपनी जज्बे में अपने देखे ना, उनका एक लीडर और अगर खुदा ना करे अली रजानी साहब जो शहीद हुए हैं तो वो तो खुद हुए हैं ना, वो अपने घर पे बैठे हुए हैं, वहां में निकल रहे हैं, वो तो डर नहीं रहे थे, उनके अंदर तो खौफ नहीं है। और अगर कोई ऐसा हादसा हुआ है तो इस वजह से हुआ है कि वो खुद चाहते थे कि एक शहादत और जाए और ईरानी कौम और स्ट्रांग हो जाए। आयतुल्लाह मतलब इससे ये जो शहादतों का सिलसिला चलता आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ट्रंप जो है वो फील्ड मार्शल को और अपने ग्रेट प्राइम मिनिस्टर दोस्त शहबाज शरीफ को कॉल करने वाला है कि जिस तरह इंडिया की मैंने जान छुड़ाई थी, जरा मेरी भी जान छुड़ा दें। अच्छा शराजी साहब, आपकी क्या राय है कि इसमें फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है? इज इट गोइंग टू हैपन? देखिए, मेरे ख्याल में इब्तदाई मरहले पे तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले किया है और यही वजह है कि जो एक सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही थी कि शायद शुरू में हमें कुछ स्टेटमेंट भी देखने को मिले सऊदी अरब की जानिब से कि वो रिटेलिएट करेगा, वो रिटेलिएशन नहीं हुई, तो मेरा ख्याल में उसमें पाकिस्तान का बड़ा कलीदी रोल है। और समझाया गया कि स्ट्रैप के अंदर कि जिसमें इजराइल ने एक तो जिस वजह से भी ट्रंप साहब को मजबूर किया एप्स्टीन फाइल की वजह से जो भी वजूहत हैं उनको ज़बरदस्ती घसीट के लिया इस जंग में। दूसरा जो अगला इजराइल काम करने जा रहा है वो अरब ममालिक और ईरान को आमने सामने लाना चाह रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बात हमारे अरब ममालिक के सरबराहों ने समझी है और यही वजह है कि अब वहाँ पे अगरचे अमरीकी फ़ौजी अड्डे हिट हो रहे हैं लेकिन उनकी जानिब से रिटेलिएशन नहीं हो रही। तो रह गया मामला अमेरिका का, तो अमेरिका मेरे ख्याल में अब क्योंकि उसके यूरोपीय इत्तेहादी अब उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है तो सेफ़ एग्ज़िट चाहिए होगा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसे ममालिक, तुर्किया जैसे ममालिक, यही वो ममालिक हैं कि जो उनको दिलवा सकते हैं और मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में शायद इस हवाले से कोई रोल प्ले हो सकता है पाकिस्तान की। अच्छा कंबर, इस पे आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान मीडिएटर का रोल अदा कर सकता है और ये कितना जल्दी होगा, कितनी देर से होगा? और इसमें ये भी मुझे बताएं कि दीगर कौन कौन से ममालिक हैं जो मीडिएटर का किरदार अदा कर सकते हैं? पाकिस्तान मीडिएटर का रोल इस टाइम अदा कर रहा है। जो कुछ इतलात हैं उनके मुताबिक बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान की जारी है और इसी वजह से आप देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से पाकिस्तान का जहाज़ पी कार्गो जहाज़ जो है उसने पाकिस्तान आना है, उसको इजाज़त मिल गई है। खुर्रम दस्तगीर साहब कल कह रहे थे और इस हवाले से इतलात भी आ रही हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब का भी जो दौरा आ रहा है फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म का, तो मेरे ख्याल से इस टाइम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान इज़ आउटस्टैंडिंग। इतनी थिन लाइन है और इतनी थिन लाइन पे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि नो डाउट एवरीवन इज़ प्रेजिंग कि जिस तरह से पाकिस्तान ने बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। ज़ाहिर बात है, एक हम ऑलरेडी वेस्टर्न बॉर्डर पे हम देख रहे हैं कि अफगान कॉन्फ्लिक्ट है, फिर ईरान हमारा जो है वो हमसाया है, सऊदी अरब से हमारे स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात हैं, तो इसमें बड़ी डेलिकेट सी एक थिन लाइन पे हमने चलना है और उसी थिन लाइन को लेके जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है मेरे ख्याल से सब इसकी तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं और उसकी वजह वाज़े ये है कि एक बैलेंस पॉलिसी रखी हुई है और दूसरा कि तमाम लोग इस टाइम पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। अगर वो बात की जाए सऊदी अरब की, ईरान की, इवन अमेरिका की भी, परवेज़ संदेला साहब जो कह रहे थे, अब कुछ बात का हिस्सा उनसे मैं इत्तफाक करता हूं कि पाकिस्तान की तरफ देखा ज़रूर जा रहा है, लेकिन इस नोयत तक बात नहीं आई है कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ या वज़ीर आज़म को डायरेक्टली कहेंगे कि भाई अब आप ही हमारे रेस्क्यू करने वाले हो और कुछ रेस्क्यू करने वाला नहीं है। मुझे ट्रंप साहब को जुमला भी याद आता था कि जब व्हाइट हाउस में मिले थे तो उन्होंने कहा कि ये ईरान को हमसे ज़्यादा बेहतर जानता है। तो हमारे फील्ड मार्शल की जब इशारा करके कहा था, तो मेरे ख्याल में अगर हम ईरान को बेहतर अंदाज में जानते हैं तो अमेरिका को चाहिए कि हमारी कंसल्टेशन के साथ ही आगे बढ़े। 2 ऑफर्स तो चली गई हैं अब ईरान के पास, अब देखें अमेरिका के पास देखें वो करते क्या है। लेकिन इस सारे मामले में कॉन्फ्लिक्ट में एक चीज़ बड़ी वाज़े है कि अमेरिका चाह रहा है कि इस जंग से निकले, लेकिन कोई वे आउट फेस सेविंग नहीं है, कोई फेस सेविंग नहीं है। और इस टाइम ईरान भागने नहीं दे रहा। ईरान कह रहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जंग तुमने शुरू की, हमारी खत्म हम करेंगे खत्म। चूंकि अपर एज है, चूंकि एक पावर में है, तो वो सारी अपनी वो टर्म्स एंड कंडीशन मनवाना चाहते हैं। देखें, आप ये देखें कि डिप्लोमेटिक टर्म्स जब थे,
जब ये निगोशिएशन हो रही थी उस टाइम टेबल की बात की जाए तो ईरान वो कुछ ऑफर कर रहा था जो मेरा ख्याल से उसको नहीं भी ऑफर करना चाहिए था। बड़ी वीक पोजीशन पे था ईरान, अपने आप को बचाना चाह रहा था। लेकिन अब जब जंग शुरू हुई है तो बाजी मुकम्मल तौर पर पलट गई है और बाजी इस टाइम ईरान के हक में है। अब ईरान जो है, जो टर्म्स एंड कंडीशन ईरान रखेगा, मेरा ख्याल से उसी पे बातचीत होगी। अच्छा साले साहब, कितना पाकिस्तान, जो न्यूट्रल पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजी है, ये किस पॉइंट तक पाकिस्तान को कामयाब कर सकती है? और खुदा ना ख्वास्ता लेट्स से देयर कम्स अ पॉइंट जहां पे जीसीसी ममालिक जो है उनको रिटेलिएशन करनी पड़े या ईरान के साथ उनकी कोई गड़बड़ हो जाती है, तो उस मामले में फिर पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी? जीसीसी के ममालिक अगर अल्लाह ताला ने थोड़ी सी भी उनको अकल दी है तो वो इंशाअल्लाह ताला बराह रास्त जंग में मुलव्वस नहीं होंगे। उनको नज़र आ गया है कि उनकी औकात क्या है, उनकी हैसियत क्या है, और उनको जो लोग बचाने के लिए मौजूद थे वो ख़ुद नहीं बच पा रहे। तो इसलिए आप का ये अंदेशा जो है, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन आखिरकार ये हालात दुरुस्त होंगे इंशाअल्लाह ताला, ये अमन होगा, ये जंग ख़त्म होगी। और मैं इनके नुक्ता निगाह से मुत्तफिक हूँ कि अब जंग जब बंद होगी वो ईरान की शराइत पर बंद होगी। अब अमेरिका और इज़राइल की शराइत पर जंग बंद नहीं होगी। अगर अमेरिका और इज़राइल की शराइत पर जंग बंद होनी चाहिए हो जाती या हो सकती तो एक हफ़्ता पहले ये जंग बंद हो चुकी होती। अच्छा। लिहाजा जो ईरान ने अब शराइत रखी हैं वो बड़ी सॉलिड है, और मैं समझता हूँ कि दुनिया को उन शराइत को मनवाने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करना चाहिए। मसला ईरान का ये मुतालबा कि ईरान के ऊपर दोबारा जारहियत का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए और वो शराइत तय की जाए जिनके तहत इस इलाके में अमन हो सकता है। ईरान ने चूँकि हमला नहीं किया, ईरान पे हमला हुआ है, लिहाजा ये जंग की जो कीमत है वो ईरान को अदा की जाए। फिर तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ये चाहता है कि उसके ऊपर जो नारवा और नाजायज़ पाबंदियाँ पिछले 30-40 साल से लगी हैं उनको ख़त्म किया जाए। ये उनका इस्तेहक़ाक़ है कि वो तरक्की कर सके, वो आगे बढ़ सकें। तो ये वो शराइत हैं और कोई नामाकूल नहीं है, बिल्कुल जायज़ शराइत हैं। ये जंग का तावान उनको मिलना चाहिए। उनको ये यकीन दहानी हासिल होनी चाहिए कि उनके ऊपर दोबारा इस तरह की शरारत नहीं की जाएगी, हमला नहीं किया जाएगा, और उसके अलावा जो उनका एक हक़ बनता है उनको मिलना चाहिए। तो मैं ये थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहता हूँ। तो इसमें अर्ज़ करने की बात यह है कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो उस वक्त होगा जब ये वो ताकतें जिन्होंने ईरान पर हमला किया है वो खुले बंदों तो नहीं, लेकिन अपने दिल में वो तस्लीम कर लेंगी कि अब उनका बेड़ा गर्क हो गया है, अब वो बिल्कुल बैठ गई हैं, उनकी कुव्वत ख़त्म हो गई है, ईरान उनको खा जाएगा। अगर ये जंग जारी रही तो उनकी मईशत भी तबाह हो जाएगी। मईशत तो ऑलरेडी उनकी बड़ी हद तक तबाह होने की तरफ चली गई है, तो वो बर्बाद हो जाएंगे। उस वक्त वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को दरख्वास्त करेंगे कि वो अपना किरदार। यहाँ मैं एक बात और छोटी सी करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी जो हॉरिज़न है उसके ऊपर जो उसका किरदार देखा जाता है ना, तो उसको कंपेयर किया जाता है इंडिया के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस मंजर में इंडिया कहीं दूर दूर काबिल जिक्र होना तो दूर, कोई जिक्र आइसोलेट नहीं हो रहा, उसका कहीं जिक्र भी नहीं। तमाम फरीक उसको बड़ी हकारत से, बड़ी नफरत से देख रहे हैं, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी इज्जत दी है जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। जा रहा है परवेज साहब, इस पे आपका मुझे आखिरी कमेंट चाहिए होगा ब्रेक से पहले कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर ईरान अपर एंड पे हमें होता हुआ नजर आ रहा है, और अमेरिका जैसे ममालिक, डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा ये ट्वीट कर रहा है चाइना और जापान जैसे ममालिक को कॉल आउट करते हुए कि आप आए अपने वॉरशिप्स भेजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, यानी कि इनडायरेक्टली आपने खुद ही मान लिया कि जो कंप्लीट कंट्रोल है इस वक्त वो ईरान के पास है और वो आपकी हार है। और फिर उस पर जो रद्द अमल आया है यूके की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, चाइना की तरफ से, जापान की तरफ से, वो बहुत ही ज्यादा फनी है और माजरत के साथ बहुत ही मजे का खेज है डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत के लिए। योर कमेंट ऑन दिस? तौहीन-आमेज़ है उसके लिए। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, लेकिन देखें यहाँ पे हमारे साथ उस्ताद मोहतरम बैठे हैं साले जफर साहब, वो बता सकते हैं कि क्या माजी में पिछले 15-20 साल में किसी भी मुल्क के साथ बाकायदा तौर पे अमेरिका की जंग हुई है? तो मेरे ख्याल में नहीं हुई। जहां पर भी वो गया है वो सिर्फ यकतरफा गया है, और वो जाके उसने मतलब देखें आप अफगानिस्तान में यकतरफा कौन सी जंग हुई, वो आमने सामने तो नहीं हुए। इराक को देख लें आप, इसी तरह आप लीबिया को देख लें, बाकी सारी मिसालें ले लें। अभी वियतनाम में वो गए हैं, वहां से बंदा उठा के ले रहे हैं, मुल्क पे कब्जा कर लिया। अमेरिका को पहली दफा अमेरिका को टक्कर के लोग मिले हैं। अब वो जो टक्कर के लोग मिले हैं तो जो बाकी के हैं ना उनको नजर आ रहा है
कि इस जंग में नहीं कूदना हमने। Yes. देखें, सिर्फ और सिर्फ जंग इस वक्त, अब ये देखें जीसीसी के जो ममालिक हैं, इन बेचारों ने 35-30 साल लगाकर तिनका तिनका जोड़कर बनाए हैं अपने ममालिक। इन ममालिक को नजर आ रहा है कि रेत की तरह इनसे हाथ से निकलते जा रहे हैं। सिर्फ अगर दुबई की बात करें, खाली उनकी एविएशन की बात करें, तो 1200 फ्लाइट डेली उनकी अप एंड डाउन है। क्या ये नुकसान बर्दाश्त, 18 दिन से वो नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता। इस वक्त बड़ा प्रेशर है, ट्रंप के साथ कोई खड़ा नहीं है, ट्रंप को कुछ सीरियस ले नहीं रहा। और अल्लाह करे वो जो लोग समझते थे कि जिस तरह रशिया के साथ कोई हाथ हुआ था तो अमेरिका के साथ कोई ऐसा हाथ हो, क्योंकि नजर नहीं आ रहा था किसी जगह से, लेकिन ईरान ने कर दिखाया। मैं फिर कहूंगा 40 साल की तैयारी है, शायद गलत लाइट लिया है, शायद इंफॉर्मेशन नहीं थी, या फिर किसी प्रेशर में आके ट्रंप ने ये काम कर लिया है। लेकिन अब यहां से ट्रंप के लिए निकलना जो है काफी मुश्किल है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि उनके जो ग्रेट फ्रेंड है मिस्टर शरीफ और जो उनके फेवरेट फील्ड मार्शल है, इस जंग से, इस मुश्किल से अगर कोई निकाल सकता है तो इस वक्त वही निकाल। देखिए, पाकिस्तान की सफारत करी इस वक्त दुनिया में बेहतरीन है, कोई मुल्क पाकिस्तान से नाराज नहीं है। चले परवेज साहब, ये जो आपकी बात है कि सिर्फ 2 शख्सियात हैं जो इस वक्त जंग को रोक सकते हैं, वो फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब हैं। इस पे हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं अपनी बात। लेकिन एक बात है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए सोचें, एक प्रेसिडेंट है जो खुद को सुपर पावर का प्रेसिडेंट कहलवाता है, और वो ये कह रहा है कि मेरी फीलिंग थी कि ईरान हम पे अटैक कर देगा, इसलिए हमने पहले अटैक कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि हम ये जंग मुकम्मल तौर पर जीत चुके हैं, मिलिटरीली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हर लिहाज से हमने ईरान को शिकस्त दे दी। और फिर थोड़ी देर के बाद मुख्तलिफ ममालिक से कहता है कि आएं और आके ईरान को डील करें। तो ये इससे बढ़ के कोई मौकरी हो ही नहीं सकती। आपके लिए एक ब्रेक शामिल करते हैं। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि एक तरफ तो चले जंग जारी है और दूसरा पाकिस्तान के अंदर भी अफगानिस्तान के साथ जंग जारी है। ये सब मसाइल एक तरफ, लेकिन उससे भी बड़ी जंग जो एक गरीब आदमी हमेशा से लड़ता आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी डेली लाइफ के अंदर, जहाँ पे महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जहाँ पे IMF के पास हुकूमतें जाती हैं। और अभी रिसेंटली भी हमारी हुकूमत जब IMF के पास जा रही है तो जो कर्ज है उसमें डिले हमें देखने को मिलता है, क्योंकि शराइत पूरी नहीं, और वो शराइत हमेशा सैलरीड क्लास के जरिए पूरी की जाती हैं अनफॉर्चुनेटली। तो अभी की जो सूरत हाल है वो तो बिगड़ती जा रही है गरीब आदमी के लिए। अब ब्रेक से पहले परवेज संदेला साहब ने बात की थी कि ये जो मसाइल है, जो जंग है, इसमें निकालने के लिए 2 शख्सियात इंतहाई अहम किरदार, उससे मैं उसको इनकार नहीं करती, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा पाकिस्तान पहले भी कर और करेगा भी। वो कह रहे हैं कि फिल का इसमें किरदार हो सकता है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का हो सकता है। लेकिन परवेज संदेला साहब, मेरा आपसे पहले तो ये सवाल होगा कि सर, अभी जब हमारी महंगाई वो पहले ज्यादा बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है गरीब आदमी, अभी आपने बाहर से स्टॉक्स ही नहीं लिए और 55 रुपए पहले बढ़ा दिए, तो सर पहले उस जंग को जरा यहाँ पे डील कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिप्लोमेटिकली तो पाकिस्तान इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, इसमें तो कोई शक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पता नहीं कौन सी महंगाई की बात कर रहे हैं। आपको पता है KP के सूबा है और उसके वजीर आला है सुहेल अफरीदी साहब, वो एक स्टूडेंट हुआ करते थे, पेशावर चप्पल पहनते थे, 2-4 उनके पास सलवार कमीजें थी, और माशाल्लाह वो आज लुई वतान पहन के घूम रहे हैं। तो कहाँ पे गुर्बत है पाकिस्तान में? देखें तो सही ना कि पेशावरी चप्पल वाला लुई विटान पहुंच रहा है, 3.5-4 लाख के जूते पहन रहा, तो महंगाई तो पाकिस्तान में नहीं है। सर, तो लुई विटान तो सब पहन रहे हैं, फिर तो सब पहन रहे हैं, वो तो शहबाज शरीफ साहब ने मैं वही नहीं, लेकिन मैं सब पहन रहे हैं, एक और बात है। अगर फर्ज किया कि कोई बाहर बैठा परवेज संदीला पहनता है, मैं देखें अगर परवेज संदीला पहन रहा है तो वो डॉलरों में कमाता है, पहन लेगा। लेकिन बात उस पेशावरी चप्पल वाले की हो रही है जो कल तक बता रहा था कि मेरे कमरे में एक फ्रिज थी और साथ में एक ओवन था, ये टोटल मेरी कायनात थी। अगर वो पहने तो समझ आती है ना बात। बट एनी हाउ, आगे चलते हैं। देखिए, महंगाई को पाकिस्तान के वजीर आज़म जिस तरह इसको लेके चल रहे हैं ना, बेहतरीन। देखें, सबसे पहले उन्होंने जो किफायत शारी कही और उन्होंने इसके ऊपर IB की ड्यूटी लगाई है कि हमने अगर कहा है तो हमने बचत करके दिखानी है। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने 60% गाड़ियां जो है गवर्नमेंट की वो अगर बंद की हैं तो की हैं, वजीरों मशीरों का पेट्रोल बंद किया है तो किया है, ऑनलाइन मीटिंग की है, बेचार सफर, और फिर उसके बाद जितनी उनकी कैबिनेट है उनके गैर मुल्की दौरों पे पाबंदी लगाई है। फिर उसके साथ साथ उन्होंने तेल पे जिस तरह 50 रुपए के एक दफा पेट्रोल बढ़ाया पूरी दुनिया में, सिर्फ जहां पे मैं बैठा हूं यहाँ पे तकरीबन 50 सेंट 50 सेंट, जो तकरीबन पाकिस्तानी 100
50-60 रुपए बनता है, अब तक पेट्रोल बढ़ चुका हुआ है। और उसके अलावा आप ये देखें कि फिर उसके बाद आप जो ये जीसीसी के कंट्रीज हैं इनको एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, जो आपके मुल्क में देखें डेयरी आप उनको एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, इस वक्त उनकी जरूरत है और आपको एक्सपोर्ट करनी है, क्यों नहीं आपके लिए एक मार्केट अवेलेबल हो रही है। आप सब्जी करने जा रहे हैं, आप फल फ्रूट करने जा रहे हैं, आप ड्राई फ्रूट करने जा रही हैं, तो ये तमाम चीजों से एक तो आपके मुल्क में डॉलर भी आएंगे, पैसे भी आएंगे, महंगाई जिस तरह से हो, और देखें कंट्रोल पे है अभी तक। इस रमजान में आप देखें पंजाब हुकूमत के कारनामे कि किसी जगह पे कोई आपको शिकायत नहीं मिल रही कि फल महंगा मिल रहा है, फ्रूट महंगा मिल रहा है, हर चीज कंट्रोल पे मिल रही है। तो महंगाई एक बहुत बड़ा दुनिया का एक मसला है, लेकिन जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब इसको लेके चल रहे हैं, लोगों को वो प्रेशर नहीं पड़ रहा महंगाई का। और आने वाले दिनों में खुदा ना करे ये जंग लंबी ना हो, और अगर जंग लंबी होगी वैसे परवेज साहब वैसे 2-3 दिन के बाद ईद है, मैंने अभी तक कपड़े नहीं खरीदे, जो कपड़े 5,000 में खरीदा करती थी वो 50,000 के हो चुके हैं, तो आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है बड़ी। वैसे मुझे तो यकीन नहीं आता इसमें, मुझे मैं तो लुई विटॉन में नहीं खरीद सकती ना, मजे की बात है। मैं तो पाकिस्तानी ब्रांड्स नहीं खरीद पा रही यहाँ पे हम गरीब जो है रुपए में तनख्वाह नहीं होता पूरा सर। चले शिराजी साहब से पूछते हैं। शिराजी साहब, ऑस्टेरिटी मेजर्स वो कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा करामत है, आपके मुताबिक क्या जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए हुकूमत की तरफ से वो करामत हैं? एक तो मैं इनसे कहूँगा सादे एहतराम के साथ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 10,000 रुपये लेने के चक्कर में 10 ख़वातीन जान से चली गई हैं पंजाब में। ये तो हालात है इस मुल्क के अंदर कि कितना एक मीगर अमाउंट था, लेकिन उतना उसके लिए उनकी जान चली गई और 75 तो मेरे ख्याल में हॉस्पिटल में पड़ी हैं। तो मकसद कहने का ये है कि इस मुल्क के अंदर 45% से लोग ज़्यादा खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पिछले 2 सालों में 2 करोड़ और नीचे चले गए हैं सर। कहाँ इस मुल्क के अंदर आप खुशहाली देख रहे हैं? और वो हुकूमत कि जो साल भर में 114 अरब रुपए का सिर्फ तेल जलाती है गाड़ियों में, और जिन्होंने कुछ 6 माह पहले अपनी तनख्वाहों में 180% इजाफा किया है, वो अपनी तनख्वाहों का सिर्फ 25% 2 माह के लिए लोगों को दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये तो मजाक ही है, ये क्या ऑस्टेरिटी है। आज देखें निमरा, मैं कह रहा हूँ कि आज हम 27वें रोजे में बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर की प्रमोशन के इश्तिहार टीवी पे चल रहे हैं आज भी, जो रमज़ान का पैकेज दिया गया है, क्या इश्तिहार टीवी पे मुफ्त चल रहे हैं? और खुदा का वास्ता कम से कम ये देखें, जिन गाड़ियों को आपने बंद किया वो दफातर तो नहीं जा रही, लेकिन इस शहर के अंदर पूरे मुल्क की मार्केटों में ख़रीदारियों के लिए ग्रीन नंबर प्लेट्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं, कोई चेक करने वाला नहीं है। हमें याद है कि जब इस मुल्क के अंदर 2 दिन की छुट्टी की गई थी, इस मकसद के तहत की गई थी कि इससे फ्यूल की बचत होगी, दफातर में लगे जो एसी हैं वो कम चलेंगे। हुआ ये कि फ्यूल की जो बिल है उससे ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अफसरान बाला जो हमारे एलीट हमारी है, उन्होंने कहा जी 2 दिन की छुट्टियां हैं तो फैमिली के साथ कोई मरी जा रहा है तो कोई कहीं जा रहा है, तो फ्यूल की कास्ट और ज्यादा बढ़ गई। बैलेंस नहीं है ना इस मुल्क के अंदर। कंबर, आपकी क्या राय है? जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए हुकूमत की तरफ से, संदेला साहब कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं और वो ठीक है, आपको कितने वो प्रैक्टिकल लगते हैं, कीपिंग दैट इन माइंड कि जो सैलरीज हैं वो कुछ करोड़ बनाती हैं, जबकि जो हमारे अखराजात हैं, जो मराहत हैं, वो तो उससे कई ज्यादा की हैं। अरबों रुपए की यहाँ पे जहाज़ों की खरीदो फरोख्त भी जारी है, उसके बारे में हुकूमतों का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आता, और अवाम अभी भी सवाल कर रहे हैं कि वो बाहर के आपको पायलट्स रखने की क्या ज़रूरत पड़ी है, उसके जो मेंटेनेंस के मुताबिक वो पहले ही बाहर मुल्क जा चुका है जहाज। तो ये सारे उन पे ज्यादा कट लगना चाहिए था, ये जो जाती मराहत है, या फिर ये जो सैलरीज है कुछ करोड़ बनाती हैं उसको करना। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट। मतलब यानी हुकूमत चाहती क्या है? मैं आपको बताता हूँ, एक वजीर के साथ 11 प्रोटोकॉल्स पे गाड़ियाँ चलती हैं। एक व्हीकल होती है, बैकअप व्हीकल है, एडवांस व्हीकल है, 2 स्क्वाड्स की गाड़ियाँ हैं, और इसके साथ जो है पुलिस की गाड़ी होती है। इसमें पूरे साल को देखें 114 बिलियन का बजट है फ्यूल कंजम्पशन का। ऑस्टेरिटी मेजर से आप कितना सेव कर रहे हैं? 300 मिलियन, 400 मिलियन, 114 बिलियन का बजट है। और फिर हम ये बात नहीं करते कि कफ़ायत शायरी के जो स्टेप्स लिए गए ये ठीक नहीं है। आप ज़रूर कफ़ायत शायरी के स्टेप्स लें, लेकिन इससे पहले आपको बिगर प्रॉब्लम को एड्रेस करना होगा। बिगर प्रॉब्लम क्या है? बिगर प्रॉब्लम यहाँ की अफसरशाही, यहाँ के जो शाही ख़ानदान है, यहाँ की पॉलिटिकल इलीट, उनका वो लाइफ स्टाइल है जिसमें वो 11 अरब का जहाज़ इस्तेमाल करते हैं। उनका वो लाइफ स्टाइल है कि जिसमें एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने के लिए वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। उनका वो लाइफ स्टाइल है जिसमें करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ मंगाई जाती हैं। उनका वो लाइफ स्टाइल है जिसमें BMW से नीचे बात नहीं होती, AC जब तक ऑन नहीं होगा साहब
आके गाड़ी में नहीं बैठेगा, इसके साथ उनका वो लाइफस्टाइल है जिससे वो आवाम को समझते हैं कि ये कीड़े मकोड़े हैं और अपना जो जिंदगी बसर करने का उनका एक शाहाना अंदाज है उसमें वो कोई कमी नहीं आती। तो ऐसे मुल्क में जब ऑस्टेरिटी मेजर्स लेते हैं तो उस पर आवाम हंसेगी, मजाक उड़ाएगी, आवाम कहेगी कि ये आप हमारी तजलील कर रहे हैं, और हो भी इसी तरह रहा है। तो मेरा ख्याल से इस चीज से हुकूमत को बाहर निकलना चाहिए। ऑस्टेरिटी मेजर्स ले, मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन खुदारा जिन चीजों पे आप ऑस्टेरिटी मेजर्स ले रहे हैं पहले उनको तो एड्रेस करें। लोग कह रहे हैं कि आप इस शाहाना अंदाज से निकलें, आप डेवलपिंग कंट्रीज की मिसाल देते हैं, डेवलप कंट्रीज की मिसाल देते हैं, वहां पे लाइफस्टाइल क्या है। परवेज सिंधेला साहब जहां पे बैठे हुए हैं वहां पे मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ कितनी प्रोटोकॉल्स कार चलती हैं, उनका बजट कितना है, अगर उनका बजट कितना है, उनकी इकोनॉमी किस तरह है, इकोनॉमी को साथ फिर हवाला दे के बताइएगा। और कितने ऐसे ममालिक हैं जिनमें जो है प्राइम मिनिस्टर किस तरह से जाता है, उसके साथ कितना बड़ा स्कॉट होता है, अफसरशाही के लिए कितनी ज्यादा जो है रकम रखी हुई है। ये सारी वो चीजें जो कि हम वेस्ट से सीख सकते हैं, हम सीख नहीं रहे हैं। अच्छा साले साहब, हमारे ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए आपको ये कितने ज्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं? क्या पंजाब हुकूमत ने ब्यूरोक्रेट्स के लिए करोड़ों की गाड़ियां नहीं ली हैं? क्या जो पंजाब हुकूमत के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने जाती इस्तेमाल के लिए 12 अरब रुपए का जहाज लिया, और एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो जो मैंने पहले भी जिक्र किया उसके पायलट्स, उसके मेंटेनेंस, वो सारे अखराजात, वो सारे, तो क्या उस पर कट लगाना ज्यादा जरूरी नहीं था? बल्कि एटलीस्ट चलें ठीक है कि वो हो सकता है प्रोपेगेंडा, लेकिन आप आके आवाम को बताएं तो सही ना। आप क्या आवाम इस बात के हकदार नहीं है कि वो जाने उनके पैसे के साथ क्या हो रहा है, वो उनको आके आप जवाब दे दें? बल्कि ये कह रहे हैं आप कि हम तो डिफेमेशन केसेस करने जा रहे हैं उनके ऊपर। अर्जिया जी के हमें पूरी पिक्चर को कंपेयर करना चाहिए कि ये इस वक्त जो हालात हैं इनकी पैदाइश कैसे हुई, ये पैदावार किस चीज़ की है। अच्छा। जब ये लोग हुकूमत में आए उस वक्त पाकिस्तान दिवालिया होने का करीब था। अच्छा। बिल्कुल इस बात का एतराफ़ सभी फरीक करते हैं, पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। बेशक इस हुकूमत ने बिलाशुबा आप इसको इसका क्रेडिट दें कि इसने मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया, दिवालिया नहीं होने दिया। लेकिन दिवालिया होने से बचाने के साथ साथ जिन इक़दामात की ज़रूरत थी, जिन तदाबीर की ज़रूरत थी, मेरा ख़्याल है कि उनको इख्तियार करने में ज़्यादा एहतियात नहीं बरती गई। ये दुरुस्त है कि खराजात कम होने चाहिए, ये दुरुस्त है कि शायाना ये जो शाहाना शान शौकत का जो अंदाज है ये ख़त्म होना चाहिए। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर ये पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत अच्छी चल रही हो, वसाइल बहुत अच्छी तरह से मदद कर रहे हो, तो ये चीज़ें बिल्कुल बेमानी है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ तक जहाज़ का ताल्लुक है ना जी, उसके ऊपर बहुत रोना धोना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 12 करोड़ अवाम की जो चीफ एग्जेक्टिव है उसकी मूवमेंट के लिए अगर एक जहाज़ ख़रीदा गया है तो यकीनन किसी दूसरे जहाज़ की जगह ख़रीदा गया होगा ना। इससे पहले भी उसके पास जहाज़ मौजूद होगा, उस जहाज़ का इस्तेमाल होगा, उससे भी कोई पैसे हासिल होंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत अगर पैसे डाले, इस पर रोना ये बिल्कुल मैं समझता हूँ एक गिमिक है। अच्छा। लेकिन इसके साथ साथ ये जो कहना कि जी उसके लिए पेट्रोल कहाँ से आएगा, फ्यूल कहाँ से आएगा, उसके लिए पायलट तो आपने रखने ही रखने हैं, अपने रखें, बाहर से रखें, तरबियत याफ्ता रखें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जहाज़ की ख़रीदारी जुर्म है तो ये जुर्म नहीं है, ये गलत नहीं है। दुनिया भर में अब अफ्रीकी ममालिक जो हैं उनके जो हुक्मरान हैं, आपका क्या ख्याल है वो गधा गाड़ी पर चलते हैं, गधा गाड़ी पर मूवमेंट करते हैं? वो भी उनके पास भी जहाज़ होते हैं, और जहाज़ जो उसका जो इस्तेमाल है उसमें एहतियात करनी चाहिए। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि जहाज़ की ख़रीदारी में कोई मुजरमाना हरकत की गई है और उसकी अदायगी में कोई किकबैक्स लिए गए हैं तो अदालतें मौजूद है, आप अदालत में जाएं, असम्बली मौजूद है, असम्बली में आप सवाल करें। मैं साले जाफर को कहूँ आज एक अपना प्राइवेट जेट लेके रख लेंगे, कहेंगे भाई तुम पागल हो क्या, मजाक क्या कर रहे हो, मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तो मैं कहूँगा कि नहीं सर आप प्राइवेट जेट रख लें। क्या है? तो ये कहेंगे कि यार कैसी बातें कर रहे हो। उसकी वजह ये है कि ये कहेंगे कि यार मेरी जो इनकम है वो इतनी नहीं है कि मैं प्राइवेट जेट्स रख सकूं। क्या पाकिस्तान की आवाम ये अफोर्ड कर सकती है कि उसके हुक्मरान 11 अरब का जहाज लेकर उन पे सैरें करते फिरें, जबकि आपकी आवाम 46% ऑफ द पॉपुलेशन गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी जी रही हो, बेनजीर इनकम सपोर्ट की लाइन में लगे लोग मर रहे हो। आपकी मालूमात क्या है कि पंजाब हुकूमत के पास जहाज नहीं था? पंजाब हुकूमत के पास जहाज मौजूद था। अगर था तो फिर उस जहाज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास इतलात है कि वो जहाज में टेक्निकल प्रॉब्लम था। बिल्कुल होगा। जब हम ऑस्टेरिटी देखें, जब हम ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात करते हैं, जब हम कहते हैं हमने
कफायत जारी करनी है, जब हम कहते हैं हमने अखराजात को कम करना है, जब हम कहते हैं कि हमने अवाम के लिए पैसा निकालना है, तो हम पहले ये देखेंगे कि हमारे पास बजट कितना है। अगर हमारे पास बजट बच रहा है हम जरूर परवेज संदेला साहब इसमें ऐड करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास खाने को पैसे एक छोटा सा नुकता मैडम, एक छोटा सा नुकता ये है कि ये जो जहाज है ये किसी फर्द वाहद का नहीं है, ये पंजाब हुकूमत का जहाज है। आज ये हैं और साल बाद 10 साल बाद 5 साल बाद ये नहीं होंगे, ये जहाज यहीं रहेगा और हुकूमत इस्तेमाल करेगी, ये उसकी प्रॉपर्टी है। कि आपका एक गरीब मुल्क है, आपके अवाम भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाना खाने के लिए नहीं है। अगर आपका पुराना जहाज वो कह रहे उसमें तकनीकी मसला था, तो मेरे मुताबिक तो तकनीकी मसला दुरुस्त करा लिया जाता, बजाय इसके कि आप 12 अरब का वो वाला जहाज लेके बैठे हैं जो कि इस दुनिया की अपर एलीट जाके खरीदती है, और ये वो ममालिक हैं जो कि कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान का उनसे कंपैरिजन बनता नहीं है। तो आप बताएं कि आपके मुताबिक जस्टिफाइड किस तरह है? नहीं, पहली बात तो ये देखें कि पाकिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं, कितनी गलत बात कर रहे हैं आप नेशनल टीवी बैठ पे। पाकिस्तान के कौन सा शहरी है जो भूख से मर गया? ऐसा ना करें ना आप। मतलब कि देखिए 5,500 अरब का बजट है सूबा पंजाब का, उसने आप में से कितने का खरीदा है? आपने उसमें से आपने कितने का खरीदा है? ग्रोथ नहीं होता। चलो उनका जवाब सुनते हैं। वो पहले देखें, आप कर ले या मैं कर लूं बात। नहीं परवेज साहब आप करें। जी आप करें, मैंने उनको मना ही किया। अगर उनको ज्यादा इशू हो रहा था वो कर ले, मैं बाद में कर लूंगा। नहीं सर आप करें, आपकी बारी है। थैंक यू वेरी मच। देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर 12 अरब का जहाज खरीदा है तो वो किस लिए कीता है? पिछला जहाज जो है 20 साल चला है। अब 20 साल चलने के बाद जहाज में अगर टेक्निकली कोई इशू आ रहे हैं, आपके साथ इंडिया में एक हादसा हुआ जहाज का, वहां पे वो जो पुराना जहाज चल रहा था उनकी वज़ीर आला का, वहां पे अगर देखा जाए तो उस हादसे में वो बेचारी गुजर गई हैं। तो आप चाहते हैं कि किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं, और वो हुकूमत पंजाब का है। अगर आज लिया गया है तो अगले 20 साल वो चलेगा। ये तो इतना बड़ा कोई इशू ही नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बदकिस्मती से टीवी टॉक शो में बैठकर बात करने के लिए और होगी नहीं, और सोशल मीडिया पे सारा दिन जो है एक मुखालिफ पार्टी पे आपने जो तनकीद करनी है। अच्छा बात करें ना, मरियम नवाज ने 1 साल में लाहौर में कैंसर अस्पताल बनाया, बात करें ना इस पे आप। कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जब सरगोदा में बनाया तो उसके अजला में जितने सराउंडिंग में उनको लाहौर नहीं रहना पड़ेगा, वो वहीं पे अपना इलाज करवा लेंगे। आप देखें कि महकमा एजुकेशन को लेकर चले कि कितने बच्चे जो हैं पिछले 2 साल में स्कूलों में वापस आए हैं। इसी तरह अगर आप देखें कि मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक बने हैं, रूरल एरिया में आपको कोई फीस का काउंटर नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का इलाज। देखिए बहुत सारी चीजें प्लस हुई हैं और इनको देखनी। अब मरियम नवाज ने फर्ज किया कि मियाँ वाली जाना है, तो क्या मरियम नवाज बस पे जाएंगी या गाड़ी पे जाएंगी? पूरा दिन सर्व करेंगी? उनके साथ जितना स्टाफ है वो पूरा दिन अपना इसी पे बर्बाद करेंगे? नहीं, वो 15-20 मिनट आधे घंटे की फ्लाइट है, जाएंगे वापस करके आएंगे। ये जरूरत है, ये जरूरत है। खुदारा इसको समझने की कोशिश करें। इससे पहले भी जहाज लिए और जहाज उस्मान, ठीक है, इस पे आपका पॉइंट आ गया संदेला साहब। जहाज जो है वो केपीके वाले पास भी है, जहाज जो है सिंध वाले सबके पास जहाज है। जहाज इतना बड़ा मसला नहीं। ठीक है शिराजी साहब, मसला ये है कि हमने मुखालफत करनी है। वो कह रहे हैं कि जरूरत है हुकूमत की। और अगर ठंडे हो गए तो मैं फिर बात कर लूं। अगर उनके जज्बात को तसल्ली तशफ़ी हो गए तो मैं करूं कि इस मुल्क के अंदर, मैं नहीं कह रहा, ये सरकार के स्टैट्स हैं जनाब, कि इस मुल्क के अंदर 45% 5 साल से कम उम्र बच्चे स्टैंडर्ड ग्रोथ का शिकार हैं बिकॉज ऑफ द लेस फूड। खुराक नहीं है लोगों के पास, ना माँ और ना बच्चा ले सकते, स्टंटेड ग्रोथ है। जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा उनकी ठीक तरीके से नहीं हो रही। और जिस आप पंजाब की चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, और अगर उन्होंने जायज़ तरीके से जहाज़ लेना तो पेपरा रूल्स को फॉलो क्यों नहीं किया गया? उनकी वज़ीर इत्तलात पहले क्यों कह रही कि एयर पंजाब के लिए ख़रीदा गया है, बाद में पता चला कि वो तो चीफ मिनिस्टर के लिए ख़रीदा गया है। झूठ क्यों बोल रहे हैं? और रह का मामला ये कि अगर वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं तो वहाँ पे रमज़ान दस्तरखान क्यों लगाए जा रहे हैं? लोगों के पास तो बड़ा पैसा है, उनको क्या जरूरत है कि रोडों पे आके तमाशा लगाए अपना और सरकार का खाना खाए वहाँ पे? और मेरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। वहाँ पे छोटे मोटे ऑप्टिक्स हैं, छोटे मोटे ऑप्टिक्स के जरिए आप बताते हैं कि जब हमने सब कुछ ठीक कर दिया, मोटरसाइकिल की लेन बना दिया आपने, 2-4 और आपने इस तरह के काम कर दिए। भाई 12 करोड़ का पंजाब यूरोप के दर्जन भर ममालिक से बड़ा एक सूबा है वो, और वहाँ पे कितनी सरमायाकारी लेके आई हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कितनी आई है। अभी तक तो रमजान शुगर मिल के अपने केसेस बंद करवाती फिर रही हैं, या तोशा खाना के केसेस बंद हो रहे हैं। इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं देखा वहाँ पे। तो अगर आपने सारा जोर इस पे लगाना है और दूसरा जोर आपने लगाना है कि एक जमात को आपने उसकी बैशिंग करनी है, उनको कभी आप दहशत गर्द कहते हैं, कभी आप उनके साथ डायलॉग टेबल पे बैठ जाते हैं। अगर यही वतीरा रहा तो भाई आप जो कुछ भी कहते रहे सर, किसके बरक्स हैं। और जो बताया कमर ने कि 10,000 लेने के लिए 10 खवातीन
कुचली गई हैं, उनको पैसे चाहिए तो उन्होंने मौत को गले लगा लिया है। ये हालात है एक लोगों के। हादसा हो गया तो वो सारे का सारा मनसूबा ही नाकाम हो गया। पिछले अच्छा। 15 साल से वो हादसा हजारों था। लोग पूरी वो दुनिया में मकान की छत अब पे वहाँ पे खवातीन आप इकट्ठी हो गई थी, मिसाल वो हादसा देखो, था। ये नहीं है कि कुछ छीना झपटी में चले मेरे पास वक्त खत्म हो वो रहा है। हादसा अगर था। हादसा भी हुआ है तो आपको तो सबसे पहले इस बात पे कंसर्न होना चाहिए कि वहाँ पे इतने लोग जमा क्यों हुए हैं। अगर इस तरह दूध और शहद की नहरें बह रही हो, इतने लोग ही वहाँ पे जमा ना हो कि हादसा हो। पहली बात नहीं, ये पाकिस्तान में जरूरतमंदों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसमें कोई है। शक नहीं है। फैक्ट्स ही यही हैं सर। पाकिस्तान में पूरी दुनिया में है, जरूरतमंदों सर, की क्या तादाद करते हैं? ज्यादा है। यूरोप में लोग प्राइम मिनिस्टर ने नहीं 42 दौरे किए हैं सर। सोशल 42 दौरों में एफडीआई कितनी आई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कितने एमओयू साइन किए हैं, उसके बाद उन एमओयूज को मेटेरियलाइज कितनी दफा हुए हैं, कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। आपके जो इन्वेस्टमेंट को देखते हैं मिनिस्टर, वो टेलीविजन शोज पे आके कह रहे हैं कि जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए था हम नहीं कर रहे, लेकिन हम कोशिश जरूर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारी पिक्चर बिल्कुल ऐसी ग्लूमी या सैड पिक्चर है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं आपको उनको मानना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर अगर दौरे करते हैं तो यहाँ पे ये अब वो वाला दौर नहीं रहा। 2000 की 1998 की सियासत ना करें सर। आजकल सोशल मीडिया पे सबको पता लगता है कि शहबाज शरीफ साहब वियना है, वियना से वो यूके हैं, यूके से वो यूएस जाएंगे, यूएस से वो फिर वापस वियना आएंगे, वियना से पाकिस्तान त्यारा लैंड करेगा, अगले दिन सऊदीया चला जाएगा। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वी हैव नो इश्यूज, आप जरूर चलें, बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट थी, लेकिन मेरा वक्त खत्म हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएं भाई, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएं फॉरेन। चलें। जहाज 22 साल पुराना है, वो चलता रहे। खैर यार आप लोग सब्र करने के लिए तैयार ही नहीं है। सब्र करें जरा, इंतजार करें। पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान में तो भी इसीलिए निकाला था कि क्योंकि महंगाई हो गई थी, और अभी भी वही रोना है कि महंगाई हो गई है, ये इस तरह चलता रहेगा, ये बहस इस तरह चलती रहेगी। पाकिस्तान खुशहाल है। संदेला साहब, पाकिस्तान खुशहाल है, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान खुशहाल है, पाकिस्तान को अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा करे, हमारी तो ये ख्वाहिश है। मेरे तमाम पार्टिसिपेंट्स का मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।